हेलो एक्टिव लर्नर। सो आज की वीडियो में हम लोग करने वाले हैं आदिश अग्रवाल क्लास 9 इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड्स ज्योमेट्री का एमसीक्यू क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाली है। आप बोलोगे तो रिव्यू ऑफ फैक्ट्स कहाँ से आ गया? मैं इसको इसलिए लेकर आया हूँ ताकि आपके जितने भी फैक्ट्स जितने भी आपके कन्फ्यूजन उन सभी को क्लियर हो जाए। ठीक है, एक बार रिविजन हो जाए उसके बाद एमसीक्यू को करेंगे तो वो अच्छा होगा। ठीक है, ये आपके बुक के ही लास्ट पार्ट में दो, बस मैं उसको एक्सप्लेन कर दूंगा। तो आप अपनी स्क्रीन पर ये देख सकते हो यूक्लिड्स का एग्जाम्स दे रखा है, जो कि आपके 7th एग्जाम से यूक्लिड्स का ये दे रखा है। आप इसको देख सकते हैं एक नज़र। ठीक है, ताकि हम लोग क्वेश्चन करें तो वो आपको उसमें इजी हो। इसके बाद यूक्लिड्स का 5 पोस्टुलेट्स यहाँ पे दे रखा है। ठीक है, 5 पोस्टुलेट्स दे रखा है। इसके बाद इंसिडेंस एग्जाम्स ऑन लाइंस दे रखा है। ठीक है, इंसिडेंस एग्जाम्स ऑन लाइंस एंड आफ्टर दैट दिस इज फिनिश्ड। लेट्स मूव टुवर्ड्स क्वेश्चंस। क्वेश्चन ऑफ फर्स्ट एंड गिवन इन एंशिएंट इंडिया। पुराने जमाने में हमारे जो प्राचीन भारत थे उसमें द शेप्स ऑफ अल्टर्स यूज्ड फॉर हाउसहोल्ड रिचुअल्स। हाउसहोल्ड रिचुअल्स मतलब घर के कार्यों के लिए कौन सा शेप्स को यूज किया जाता था पुराने जमाने में? तो वो था आपका स्क्वायर्स एंड सर्कल्स को यूज किया जाता था। ठीक है, तो आपको इसको याद करना। देखो, याद करने का आसानी तरीका बताऊं तो सबसे पहले स्क्वायर ड्रॉ करते हो। ठीक है, स्क्वायर ड्रॉ करते हो। स्क्वायर्स में हम लोग चाहे तो इजिली से यहाँ पर से सर्कल भी ड्रॉ कर सकते हैं। तो इस प्रकार से याद कर सकते हो कि स्क्वायर्स एंड सर्कल्स। आप पूछोगे हाउस होल्ड रिचुअल्स मतलब घर, तो देखो आप चाहो तो यहाँ पे चाहो तो घर भी बना सकते हो। ठीक है, पहले के जो आप लोग क्या बच्चा में बता रहे थे घर, ठीक है, यहाँ पर सर्कल से घर बना लेते, कैसे इससे याद भी हो जाएगा। ठीक है, याद रखने का एक निमोनिक्स बन गया आपके लिए। दूसरा क्वेश्चन है आपके सामने कि इन एंशिएंट इंडिया अल्टर्स विद कंबाइनेशन, मतलब अल्टर्स जिसका कंबाइनेशन था शेप्स, रेक्टेंगल्स हो गया, ट्रायंगल्स एंड ट्रापीजम्स, उसका यूज क्या चीज में होता है? तो इसका यूज जो था पब्लिक रिचुअल्स यहाँ पे कर सकते हो, हुआ कि मतलब जो पब्लिक काम होंगे फिर पूजा पाठ के कार्यक्रम में इन सभी का यूज होता था। ठीक है, तो एक यदि आपने पहले याद कर लिया तो दूसरा ऑटोमेटिकली डिफरेंशिएट हो जाएगा। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज द नंबर ऑफ इंटरवोवन आइसोसेलेस ट्रायंगल्स इन श्रीयंत्र। श्रीयंत्र क्या होता है? श्रीयंत्र आपका एक देखो मैं आपको भी दिखाना चाहता हूँ, तो इधर देखो। यहाँ पे देख सकते हैं ये क्या है? ये आपका श्रीयंत्र। इसमें क्या है कि 9 इंटरवोवन आइसोसेलेस ट्रायंगल्स दे रखी है। आइसोसेलेस ट्रायंगल्स क्या होते हैं? तो आइसोसेलेस ट्रायंगल्स वैसे ट्रायंगल्स होती है जिसका 2 साइड्स इक्वल होता है। ठीक है, तो इसमें देखो 9 इंटरवोवन आइसोसेलेस ट्रायंगल्स का पेयर है। यदि मैं इसको आपको जूम करके दिखाऊं तो देखो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, 9 इंटरवोवन आइसोसेलेस ट्रायंगल है आपका। देखो यहाँ पे मतलब इस प्रकार से इसको डिजाइन किया गया है। तो इसको क्या है, इसमें कितने रहते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल? तो ये 9 है। ठीक है, तो ज्योमेट्री से रिलेटेड क्वेश्चंस था, दैट्स व्हाई यहाँ पे दिया रखा है। तो आपको यहाँ पे क्या लिखना है? 9 इंटरवोवन आइसोसेलेस ट्रायंगल्स रहते हैं उसमें, राइट। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 इज इन द इंडस वैली सिविलाइजेशन, जो कि अराउंड 3000 बीसी पहले था। ठीक है, इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो इसमें आपको बोल रहा है कि ब्रिक्स का साइज जो था कंस्ट्रक्शंस के काम के लिए उसका डायमेंशंस क्या था? ठीक है, तो बता सकते पहले के जमाने में भी जियोमेट्री था। ठीक है, ब्रिक्स में देखो तो 4:2:1 था, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, पहले के इंडस वैली सिविलाइजेशन की बात कर लो तो ये लगभग कितना 3300 BC से 1300 BCE। ठीक है, मतलब BCE इसमें इसका टाइम पीरियड था इंडस वैली सिविलाइजेशंस का। ये एज फॉर योर नॉलेज था। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 5 into how many chapters was the famous treatise the elements divided by Euclid। ठीक है, इसको जो था 13 चैप्टर्स में डिवाइड किया गया था। ठीक है, द एलिमेंट्स उनका बुक है। तो ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 6 यूक्लिड्स बिलोंग्स टू द कंट्री। यूक्लिड्स जो थे किस कंट्री के थे? तो वो ग्रीस के थे और थेल्स भी ग्रीस के थे, राइट। नाउ पाइथागोरस किसके स्टूडेंट थे? तो पाइथागोरस स्टूडेंट थे आपके थेल्स के स्टूडेंट से। ठीक है, पाइथागोरस के स्टूडेंट से, पाइथागोरस जो थे वो थेल्स के स्टूडेंट से। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ही नीड्स प्रूफ। तो प्रूफ किसको चाहिए? तो प्रूफ थ्योरम्स को चाहिए, आपको पता है। ठीक है, नाउ द स्टेटमेंट्स दैट द लाइंस आर पैरेलल शुड डू नॉट इंटरसेक्ट। देखो क्या होते हैं, लाइंस पैरेलल होती है यदि वो लाइंस इंटरसेक्ट ना करी। तो देखो एक लाइन ये हो गया और एक लाइन ये हो गया, तो ये पैरेलल तब होंगे जब ये आपस में जाके इंटरसेक्ट ना करे। मतलब ये दोनों जब आगे एक्सटेंड किया जाए तो आपस में जाके इंटरसेक्ट ना करे। तो ये क्या है? ये बस एक डेफिनेशन है कि हाँ इंटरसेक्ट नहीं करेगा। सही तो है, लाइंस पैरेलल होंगे जब वो इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। क्या है? डेफिनेशन है। तो क्या हो गया? एक डेफिनेशन हो गया, राइट। सो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। Now, Euclid stated that all right angles are equal to each other। सारे राइट एंगल्स एक दूसरे के इक्वल होते हैं। कैसे इक्वल होते हैं? देख लो इधर। देखो जैसे कि मैं ये राइट एंगल बनाया, ठीक है, ये राइट एंगल हुआ, मान लो ये राइट एंगल हुआ। ठीक है, तो ये सब क्या है? ये सब इक्वल है। कैसे? क्योंकि देखो राइट एंगल में क्या चाहिए? बस 90 डिग्री चाहिए, 90 डिग्री मिल जाएगा तो सारे राइट एंगल्स इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, ये तो राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। बट देखो ये राइट एंगल हो गया, ये राइट एंगल हो गया, उसके बाद ये राइट एंगल हो गया। ये सब क्या है? ये सब आपस में सब इक्वल है बिकॉज हमें बस 90 डिग्री चाहिए। ठीक है, नाउ क्वेश्चन 11 यूक्लिड स्टेटेड दैट ऑल राइट एंगल्स आर इक्वल। तो ये क्या है? तो ये है क्या? इन द फॉर्म ऑफ, इसको क्या चाहिए? पोस्टुलेट्स को फॉर्म में दिया था आपने। यदि पीछे की स्लाइड में देखा तो वहाँ पे लिखा हुआ था
नाउ द नेक्स्ट वन इज अ पिरामिड इज अ सॉलिड फिगर। पिरामिड एक सॉलिड फिगर होता है, पता ही है, ठीक है। हुज बेस इज, तो पिरामिड का बेस क्या होता है, तो पिरामिड का बेस जो होता है वो ट्रायंगल्स होता है, राइट। अब देखो कैसे, तो आपने क्लास 8 में पढ़ा होगा पिरामिड, ठीक है। तो पिरामिड क्या होता है, इसमें बेस ट्रायंगल्स होता है और इसके ऊपर जैसे कि यदि मान लो मैं यदि रखना चाहूँ रेक्टेंगुलर पिरामिड, तो रेक्टेंगल नीचे बेस में रखते हैं, इसको ज्वाइन कर देते हैं हम लोग ट्रायंगल से, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा, रेक्टेंगल पिरामिड बन जाएगा। प्रिज्म की बात कर लो, हल्का सा रिकैपिचुलेट कर लेते हैं, ठीक है। सो प्रिज्म क्या होता है, ऊपर भी सेम और नीचे भी सेम, ऊपर नीचे रेक्टेंगल तो नीचे भी रेक्टेंगल, और इसको जो है क्या किसी से ज्वाइन कर देते हैं, इसको हम लोग रेक्टेंगल से ज्वाइन करते हैं, ठीक है। इसको हम लोग रेक्टेंगल से, एक से इससे और इससे ऐसे कुछ ज्वाइन होता है, ठीक है, राइट। सो पिरामिड में जो सॉलिड फिगर उसका बेस क्या होता है, वो ट्रायंगल होता है, राइट। नाउ अब प्रिज्म का क्या होता है, तो प्रिज्म का आपका कोई भी बेस हो सकता है, पॉलीगॉन्स होता है, ठीक है। द साइड फेसेस ऑफ पिरामिड, तो पिरामिड का साइड फेस क्या होता है, तो पिरामिड का साइड फेस जो होता है वो आपका क्या होता है, साइड फेस। देखो यहाँ पे इसका आंसर नहीं, ये नहीं होगा, ठीक है। इसका आंसर जो है ये आपका नहीं होगा। कैसे ये नहीं होगा, तो यहाँ पर आपको पता है कि पिरामिड क्या है, तो हमने क्या बताया, एनी पॉलीगॉन होगा, ठीक है। पिरामिड में क्या होगा, बेस क्या होगा, एनी पॉलीगॉन होगा। अब देखो क्योंकि साइड फेस में, यहाँ पे देखो तो पिक्चर में यदि आप देखो तो साइड फेस पे पॉलीगॉन ही है, ये क्या, ये एक पॉलीगॉन है, ये एक पॉलीगॉन है, ठीक है। सो पॉलीगॉन ही है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक पॉलीगॉन है, ट्रायंगल एक पॉलीगॉन, तो ये सब क्या है, पॉलीगॉन है। जो साइड फेसेस रहता है वो क्या रहता है, वो आपका ट्रायंगल्स रहता है, ठीक है। सो 13 का ए द राइट आंसर। द नंबर ऑफ डायमेंशंस ऑफ अ सॉलिड, तो सॉलिड कितना डायमेंशन, सॉलिड 3D होता है। देखो जैसे कोई भी चीज़ आपका मान लो कि ये बुक ही हो गया, ठीक है। तो बुक क्या है, वो बुक चारों साइड से यहाँ पे आप देख सकते हो बुक में कि ये है आपका फ्रंट पेज, ये है साइड व्यू, ठीक है। इस प्रकार से आप इसको देख सकते हो, राइट। आप अपने बुक पे देख सकते हो जिस बुक में भी आप पढ़ रहे हो। इसके बाद हाउ मेनी डायमेंशंस द पॉइंट है, ठीक है। इससे पहले आपको सरफेस की बात कर लो, तो सरफेस, ठीक है। तो सरफेस के पास कितना, सो सरफेस जो होता है वो 2D होता है, ठीक है। कोई भी सरफेस है तो वो 2D होगा। ये क्या है, मैं एक रेक्टेंगल बनाया, ठीक है। ये मान लो मैंने रेक्टेंगल, ये क्या है, ये 2D है, राइट। नाउ इसके बाद पॉइंट क्या होता है, पॉइंट 0D होता है, ये पॉइंट, ठीक है। इसका कोई डायमेंशन नहीं है, नहीं लेंथ है नहीं ब्रेथ है, ठीक है। सरफेस का 2D होता है, इट मींस इसके पास लेंथ ब्रेथ होता है। सॉलिड का 3D होता है, इसमें लेंथ ब्रेथ प्लस हाइट तीनों होता है। नाउ पॉइंट का कुछ भी नहीं होता, लेंथ ब्रेथ कुछ नहीं होता है। सॉलिड्स होता है बाउंड्रीज ऑफ सॉलिड, सॉलिड्स का बाउंड्रीज क्या होता है, तो ये आपका सरफेस होता है। कैसे, यदि आप इरेजर देखो, बुक देखो, तो बुक के ऊपर क्या है, प्लेन है, तो प्लेन क्या है, प्लेन एक सरफेस ही है ना। बुक का पेज क्या है, बुक का पेज प्लेन है, तो बाउंड्रीज भी हो गया ना। आप बुक देखो तो बुक के ऊपर मैं आपको लाइव दिखाता हूं, में देख सकती हो कि यहाँ पे ये क्या, ये हमारी कॉपी है। तो कॉपी क्या है, देखो कॉपी के पास ये देखो, ये क्या है, ये इसका, ये क्या है, ये आपका इसका लेंथ इस साइड हो गया, ठीक है। ये लेंथ ब्रेथ एंड हाइट रहता है सब है, ये हाइट हो गया, ठीक है। यहाँ पे देखो ये क्या, ये है, ये हाइट हो गया। अब देखो इसके सरफेस, सॉलिड का सरफेस कैसे होता है, तो सॉलिड हो गया, ये सॉलिड फिगर है, तो इसका ये ऊपर वाला क्या होगा, ऊपर वाला फेस तो सरफेस ही होगा ना। देखो सॉलिड का ऊपर वाला ये क्या है, ये सरफेस ही है, ये तो सरफेस ही है ना, ये तो आपका सरफेस ही है, राइट। तो सॉलिड के ऊपर वाले क्या होता है, सरफेस होता है, ठीक है। देखो ये प्लेन है, ये सरफेस, ठीक है। अब देखो सरफेस के ऊपर क्या होता है, सरफेस के ऊपर क्या होता है, कर्व होता है, ठीक है। ये सब क्या, ये सब कर्वेचर नहीं रहने चाहिए। आप बोलो कि यहाँ पे तो प्लेन लग रहा है, बट ये प्लेन देखो, प्लेन क्या होता है, प्लेन भी कर्वी होता है। यहाँ पे देखो ध्यान से, एक ऐसा भी कर्व है, ठीक है। यदि कुछ ऐसा भी कर्व है, तो ये सब क्या है, ये सब प्लेन होते हैं, राइट। सो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर सरफेस हो जाएगा, ठीक है। तो बाउंड्रीज ऑफ सॉलिड्स आर सरफेस एंड बाउंड्रीज ऑफ सरफेस होते हैं ये कर्व्स होते हैं। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है द नंबर ऑफ प्लेन्स पासिंग थ्रू 3 नॉन कॉलिनियर पॉइंट। अब नॉन कॉलिनियर पॉइंट्स क्या होता है, सबसे पहले ये खटकता है दिमाग में। सो नॉन कॉलिनियर पॉइंट सबसे पहले जाने थे और नॉन कॉलिनियर ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाएगा। तो कॉलिनियर पॉइंट्स 3 पॉइंट जब एक ही लाइन में लाई करें तो उसको एक ही लाइन में लाई करें तो उसको हम लोग कहते हैं कॉलिनियर पॉइंट, ठीक है। 3 पॉइंट्स जब एक ही लाइन में लाई करें तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, कॉलिनियर पॉइंट, राइट। सो ये तीनों क्या हो जाएंगे, तीनों कॉलिनियर पॉइंट, क्योंकि तीनों पॉइंट्स एक ही लाइन में लाई कर रहे हैं, ठीक है। सो देखो तो ये आपको क्लियर हो गया। अब देखो 3 पॉइंट्स, 3 या 3 से ज्यादा पॉइंट एक लाइन में लाई करते हैं उसको कॉलिनियर कहते हैं। तो क्या बोले कि यहाँ पे नॉन कॉलिनियर की बात कर रहे हैं, तो 3 नॉन कॉलिनियर पॉइंट्स द नंबर ऑफ प्लेन्स, कितने प्लेन्स पास कर सकते हैं। सो देखो ये 3 नॉन कॉलिनियर मतलब एक लाइन में लाई है, ठीक है। तो इससे कितने लाइन प्लेन पास करते हैं, तो आप मोबाइल के स्क्रीन पर ही देख रहे हो या फिर आप अपने कंप्यूटर जिसकी जो भी स्क्रीन पर देख रहे हो, तो क्या एक प्लेन है तो एक ही प्लेन पर पास कर रहे हैं ना, ठीक है। ये क्या एक प्लेन है, मोबाइल का स्क्रीन क्या एक प्लेन है, तो एक ही प्लेन पर है, तो क्या हो जाएगा, सिंगल प्लेन, ठीक है। सो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। एग्जाम्स क्या होते हैं, एग्जाम्स क्या होते हैं, डेफिनेशन थ्योरम्स नहीं होते, यूनिवर्सल ट्रूथ स्पेसिफिक टू जियोमेट्री ये नहीं कहलाते हैं, बट यूनिवर्सल ट्रूथ जो कि सारे मैथमेटिक्स में होते हैं उसको हम लोग एग्जाम्स करते हैं। क्योंकि देखो जो जियोमेट्री से स्पेसिफिक होते हैं ना, जो आपका जियोमेट्री से स्पेसिफिक होता है उसको हम लोग पोस्टुलेट्स करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में 21 आपके स्क्रीन पे ये है, ये कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ट्रू स्टेटमेंट, ठीक है। कौन सा सत्य स्टेटमेंट है। द फ्लोर एंड वॉल ऑफ अ रूम आर पैरेलल। तो फ्लोर एंड वॉल देखो, इसको मैं आपको ऐसे समझाता हूँ, डायग्राम से देखो, समझने की कोशिश करो, ठीक है। देखो ये आपका एक रूम है, राइट। इस रूम है, तो रूम में आप देख सकते हो कि ये क्या हो, ये आपका सेलिंग है, सेलिंग ऊपर वाला पार्ट सेलिंग होता है, ठीक है। आपके रूम में भी देख सकते हो सबसे ऊपर जो आपका है वो क्या है, सेलिंग है, और ये क्या फ्लोर है, ठीक है। और ये क्या, ये जो साइड में ये मान लो वॉल है, ठीक है। ये तो वैसे ही आपका बहुत ही अच्छा रूम है, ठीक है। तो ये क्या है, ये आपका वॉल, ठीक है, ये वॉल है।
ये क्या है, ये सेलिंग है, ये फ्लोर है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या है, तो देखो सेलिंग, ये जो सेलिंग है और फ्लोर ये दोनों क्या पैरेलली लर्न करते हैं, ठीक है। सेलिंग ऊपर हो गया, फ्लोर नीचे हो गया, दोनों पैरेलली होते हैं, दोनों के बीच में डिस्टेंस सेम रहता है, ठीक है। और वॉल, अब देखो आपके ऑप्शंस कुछ इस प्रकार से है कि तो आंसर क्या हो जाएगा, दोनों सेलिंग एंड जो फ्लोर है वो ये पैरेलली होते हैं। देखो वॉल्स की बात कर लो तो यहाँ पे वॉल्स, आपका वॉल्स ये हो गया और सेलिंग क्या, दोनों पैरेलल है, नो ये दोनों तो एडजेसेंट है, एडजेसेंट कभी पैरेलल नहीं हो सकते, ठीक है। सो राइट, क्लियर हो गया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सो इसका आंसर हो जाएगा सेलिंग है एंड जो वॉल नो, सेलिंग एंड फ्लोर एंड सेलिंग जो है पैरेलल, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ट्रू स्टेटमेंट, ठीक है। सो ट्रू स्टेटमेंट्स कौन सा है, सो यहाँ पे तो क्या बोल रहा है कि ट्रू स्टेटमेंट ओनली यूनिक लाइन कैन बी ड्रॉन टू पास थ्रू अ गिवन पॉइंट, एक गिवन पॉइंट से एक ही यूनिक लाइन, एक ही लाइन ड्रॉ किया जा सकता है, नहीं आपने पढ़ा एक गिवन पॉइंट से मैं चाहूँ तो हजारों पॉइंट्स, हजारों लाइन्स ड्रॉ करवा सकता हूँ, आप देख सकते हो स्क्रीन पर, मैंने कभी बताया, ठीक है, राइट, क्लियर हो गया। इसके बाद नेक्स्ट क्या कर रहा है कि इनफाइनेटली मेनी लाइन्स कैन बी ड्रॉन टू पास थ्रू टू गिवन पॉइंट, दो गिवन पॉइंट है, देखो एक ये है और एक ये, इससे हजारों लाइन पास कर सकते हैं, नहीं इससे केवल एक लाइन पास कर सकते हैं। आप चाहो हजारों लाइन पास करवाने के तो क्या करोगे, ऐसे करवाओगे तो एक लाइन से पास करेगा, दूसरा से नहीं करेगा, तो केवल एक यूनिक लाइन पास करता है, ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। अब नेक्स्ट क्या कर रहा है कि इफ टू सर्कल्स आर इक्वल देन रेडी आर इक्वल, दो सर्कल्स आर इक्वल से उनका रेडी इक्वल होता है, ठीक है। तो मैंने यदि आप सर्कल का यदि हम वीडियो देखे होंगे तो वहाँ पर आपको पता चलेगा सर्कल्स कॉन्ग्रुएंट कब होते हैं, ठीक है। सर्कल्स कॉन्ग्रुएंट तब होता है जब उनका रेडियस जो होता है वो इक्वल होता है, ठीक है। तो दो सर्कल्स इक्वल, जब उनका रेडियस इक्वल होगा तो उनको कॉन्ग्रुएंट कहते हैं, कॉन्ग्रुएंट मींस इक्वल। सो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। लाइन के पास डिफिनिट लेंथ नहीं होता है, ठीक है, तो ये तो डी वैसे ही रॉन्ग है। क्वेश्चन 23 ये कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फॉल्स स्टेटमेंट, गलत कौन सा, ध्यान रखना गलत पूछ रहा है, ठीक है, गलत। सो देखो सबसे पहले कि एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस कैन बी ड्रॉन टू पास थ्रू अ गिवन पॉइंट, एक गिवन पॉइंट से इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइन पास करवा सकते हैं, अभी मैंने ऊपर ही बताया था ये सही है, ठीक है, तो इससे स्टेटमेंट सही है। नेक्स्ट बोल रहा है क्या कि अ यूनिक लाइन कैन बी ड्रॉन टू पास थ्रू टू गिवन पॉइंट्स, दो गिवन पॉइंट है, ठीक है, तो इससे केवल एक ही यूनिक लाइन, एक ही यूनिक मतलब क्या होता है, अनोखा, मतलब उस वैसा कोई तो दो गिवन पॉइंट से केवल एक ही यूनिक लाइन पास करते हैं, ये भी सही है, ठीक है, ये भी क्या है, ये भी स्टेटमेंट सही है, तो हमें गलत खोजना है। इसके बाद क्या बोल रहा है कि रे ए बी जो है इक्वल होगा रे बी के, तो यही राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि देखो रे ए बी क्या होता है, ए बी रे हो गया, इस प्रकार से हुआ, और रे बी क्या हुआ, रे बी ए, इट मीन्स क्या हुआ कि यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या ओरिजिन यहाँ पे है बट इन पॉइंट है, मतलब हमें पता नहीं कि रे कहाँ जाएगा, ठीक है, बट यहाँ पे क्या हो रहा है कि हमें बी से ओरिजिन हो रहा है, ये ए पे जाके इन हो रहा है, मतलब पता नहीं कि ए पे जाके, तो दोनों अलग अलग होते हैं ना, आपने क्लास 8 में पढ़ा होगा, ठीक है। सूरज का किरण जो होते हैं, आप क्या कर सकते हो कि सूरज मान लो ये एक क्या है, ये सन है, ठीक है, ये सन है, और बी जो क्या है, बी अर्थ है, ठीक है। सन से जो अर्थ पे रोशनी आता है तो हमें पता नहीं कि कहाँ तक जाता होगा, ठीक है, तो ये सही है। अब आप बोलोगे अर्थ से सन पर भी रोशनी जाएगा, कर ये तो पॉसिबल ही नहीं है, तो क्या बी को मैंने अर्थ माना, तो अर्थ से क्या सन पे जा सकता है, नो पॉसिबल नहीं, तो ये क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। सो रॉन्ग ही हमें फाइंड करें तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, रॉन्ग ही राइट होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24 आपकी स्क्रीन पे ये है, अ पॉइंट सी इज कॉल्ड द मिड पॉइंट ऑफ अ लाइन सेगमेंट ए बी, एक पॉइंट सी है उसको लाइन सेगमेंट ए बी का मिड पॉइंट कब कहा जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आप देखो बगल में, तो पॉइंट सी को लाइन ए बी का मिड पॉइंट कब कहा जाएगा, लाइन सेगमेंट ए बी, तो मान लो कि ये मैंने एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ किया जिसका नाम है ए बी, ठीक है। तो पॉइंट सी बोल रहा है कि पॉइंट सी, मान लो कोई पॉइंट सी, इसका मिड पॉइंट कब कहा जाएगा, ठीक है। तो इसको मिड पॉइंट कब का आपको पता है कि ये बीच में लाई करेगा तभी मिड पॉइंट का, इट मीन्स क्या, ए सी इज इक्वल टू सी बी, लाइन सेगमेंट ए सी इज इक्वल टू लाइन सेगमेंट सी बी होना चाहिए, ठीक है, आपको ये पता है। अब देखो क्या ऑप्शन क्या है, सी इज एन इंटीरियर पार्ट पॉइंट ऑफ ए बी के इंटीरियर में सी को मैं रख लूँ तो ये हो जाएगा, देखो ऐसा नहीं है, ठीक है। यहाँ पे देखो यदि आप मेरा स्टेटमेंट ए सी एंड इज इक्वल टू ए सी बराबर बी सी, ठीक है, ऐसा हमें मिलना चाहिए। तो सी को मैं कहीं भी रख दूँ, यहाँ रख दूँ कि ये मिड पॉइंट है, नो ये पॉसिबल ही नहीं है, तो ये गलत हो गया, ऑप्शन में हो गया गलत। बी कह रहे ए सी इज इक्वल टू सी बी, तो ए सी बराबर सी बी मतलब ए सी बराबर सी बी होगा। तो देखो ये क्या यहाँ पे स्पेसिफाई कर नहीं रखा है कि लाइन है कि लाइन सेगमेंट, ठीक है, तो हम लोग इसको डाउट पे रखते हैं, ठीक है। इस क्वेश्चन यदि हमें बाद में यदि ऑप्शन नहीं मिला उतना तो हमें इसी को टिक करके आगे बढ़ना होगा, बट इससे अप्रोप्रिएट ऑप्शन मिला है तो उसके हमें टिक करना होगा। क्या बोले कि सी इज इंटीरियर पॉइंट ऑफ ए बी के इंटीरियर में लाई करेगा, ठीक है, तो ए बी के अंदर में लाई करेगा सी, ठीक है, उसको सस्टेट ए सी लाइन सेगमेंट जो देखो हमें ये वाला भी सेटिस्फाई हो गया, बोले कि इंटीरियर में, यहाँ पे इंटीरियर स्पेसिफाई नहीं किया, मतलब आप कह सकते हो कि एसी मान लो मैंने ऐसा कुछ ले लिया तो एसी, तो ऐसा भी यदि होगा तो ये इक्वल होगा, बट ऐसा नहीं है, ठीक है। इसके साथ मिड पॉइंट कहलाएगा कि देखो मान लो एसी एंड बीसी, ठीक है, तो एसी बराबर बीसी हो गया, ठीक है, तो क्या ऐसा कहलाएगा, नहीं भाई ये क्या, ये तो भाई मिड पॉइंट होगा ही नहीं ना, मैंने ट्रायंगल ले लिया, ट्रायंगल में दोनों इक्वल है, मैंने बोल दिया, तो क्या ये इक्वल हो जाएगा, मिड पॉइंट होगा, नहीं, तो ऑप्शन में बी वैसे भी गलत हो गया, ठीक है। सी क्या करेगा, ए सी प्लस सी बी जो होगा ए सी के बराबर, ए बी के बराबर होगा, ए सी प्लस सी बी जो है ए बी के बराबर होगा, तो ये आपका उतना अप्रोप्रिएट नहीं है जितना अप्रोप्रिएट सी है, तो सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन 25 आपकी स्क्रीन पे ये है, ये कह रहा है कि अ पॉइंट सी इज सेड टू बी लाई बिटवीन ए एंड बी, ठीक है। सेम उसी प्रकार का क्वेश्चन है कि पॉइंट सी को हम लोग कब कहेंगे, अ पॉइंट सी इज सेड टू लाई बिटवीन ए एंड बी, ठीक है। सो ए एंड बी है तो इस ए मान लो ए एक पॉइंट है, ठीक है, ये ए एक पॉइंट है, जस्ट वेट हियर,
ठीक है, ए एक पॉइंट है और बी एक पॉइंट है, ठीक है। सो ए बी के बीच में लाइक पॉइंट सी कब कहलाएगा, जब ए सी बराबर सी बी होगा क्या, ए सी बराबर सी बी होगा क्या। तो अभी मैंने बोला कि ऐसा नेसेसरी नहीं है, ए सी प्लस सी बी जो होगा, ए सी प्लस सी बी तो मैंने पहले ऊपर ही काट दिया, ठीक है। ए बी सी कोलिनियर होगा, तो ये आंसर ही सही होगा, ठीक है। नहीं तो ए बी सी कोलिनियर होगा, इट मीन्स क्या है कि लाइक करवाना है, बस बीच में लाइक करवाना है। तो ए बी सी कोलिनियर मतलब मैंने बताया था कि एक स्ट्रेट लाइन में लाइक है, तो ए बी सी एक कोलिनियर होगा, तो ही तो हम लोग कह सकते हैं कि इसके बीच में लाइक करेगा, ठीक है। तो इस दोनों के बीच में लाइक करेगा, पॉइंट ए बी के बीच में लाइक कर रहा है ना सी, ठीक है। अब सी कह रहा है नन ऑफ दिस, तो ऑप्शन में सी इज द राइट आंसर मिल गया, तो नन ऑफ दिस तो होगा ही नहीं। अब क्वेश्चन में 26 ये कह रहा है कि यूक्लिड एग्जाम्स इलस्ट्रेटेड द स्टेटमेंट x प्लस वाई स्टेटमेंट है, ठीक है, इज इक्वल टू 15 एंड x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 15 प्लस जेड। मतलब क्या किया गया यहाँ पे, देखो पहले क्या लिखा है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 15 था, ठीक है। अब बोला कि x प्लस वाई, यहाँ इसको मैं दूसरे कलर से करता हूँ कि आपको समझ में, x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 15 प्लस जेड, ठीक है। ये आपको दे रखा है, तो ये कौन सा यूक्लिड का एग्जाम्स है ये बताता है, आपको ये बताना है, क्वेश्चन ये पूछता है यूक्लिड का कौन सा एग्जाम्स है। तो देखो ये तो सही है कि हाँ इक्वल में इक्वल ऐड करें, क्या है देखो यहाँ पे क्या रहा होगा कि इक्वल जेड था और जेड मैंने ऐड किया, तो इक्वल में इक्वल ऐड करने पे क्या आता है, रिजल्ट हमारा इक्वल ही आता है, ठीक है। इट मीन्स यदि मैं लिखूँ कि 2 प्लस 5, ठीक है, इज इक्वल टू कितना 7, एंड यदि मैं इसी में ऐड करूँगा 2 प्लस 5 इज इक्वल टू 2 प्लस 5 इज प्लस 3 इज इक्वल टू 7 प्लस 3, ठीक है। दोनों साइड मैंने 3 ऐड किया, दोनों साइड ये 3 और ये 3 ऐड किया, तो दोनों इक्वल ही होंगे ना। देखो यहाँ पे क्या हो जाएंगे 5 टू 7 एंड 7 3 क्या हो जाएंगे 10 हो जाएंगे, एंड 7 3 10, दोनों साइड में इक्वल आ गया। तो वही यहाँ पे कर रहे थे, ये कौन सा एग्जाम्स कहता है, तो आपको पता होगा कि ये जो फर्स्ट एग्जाम जो है यूक्लिड का फर्स्ट एग्जाम ही ये चिक के बोलता है कि मैं ये होता है थिंग्स व्हिच आर इक्वल टू द सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर, ठीक है। तो ये गलत है, ठीक है, क्योंकि देखो इक्वल में मैंने क्या ऐड किया, इक्वल को ऐड किया, ये सब क्या थे इक्वल थे, इक्वल में मैंने इक्वल को ऐड किया, इट मींस एग्जाम नंबर 2, ठीक है, 2 जो है वो कहता है, ठीक है। सो 2 इज द राइट आंसर, सो 2 एग्जाम जो है वो सही कहता है कि थिंग्स इफ इक्वल्स आर टू इक्वल्स देन द होल्स आर इक्वल, राइट। सो इसका आंसर क्या हो जाएगा 2 नंबर जो होगा, द सेकंड एग्जाम इज द राइट आंसर। नाउ सिमिलरली बोलता है ए इज ऑफ सेम एज बी एंड सी इज ऑफ सेम एज बी, ठीक है। यूक्लिड का ए जो है बी के सेम है, ठीक है। यहाँ पे क्या बोल रहा है कि ए जो है ए का एज बी के एज के बराबर है और बी का एज जो है वो सी के एज के बराबर है, ऐसा ही है ना कुछ, ए का एज बी के एज के बराबर है एंड सी का एज बी के एज के बराबर, ठीक है। यहाँ पे ऐसे है कि सी का एज जो है बी के एज के बराबर है, ठीक है। तो आपको बोल रहा है कि यहाँ पे कौन सा, यहाँ पे क्या बोला क्वेश्चन, क्या बोला कि यूक्लिड विच एग्जाम्स लिस्टेड द रिलेशन ए एंड सी के बीच में रिलेशन, ए एंड सी के बीच में रिलेशन, ए एंड सी के बीच में रिलेशन कौन सा एग्जाम जो है बताता है, ठीक है। तो देखो आपको यहाँ पे क्या बोल रहा है कि ए इज इक्वल टू सी हो जाएगा, ठीक है। दोनों को कंपेयर करने पर हमें पता कि ए बराबर सी, यदि ए बी के बराबर है और बोला कि सी जो है बी के बराबर है, तो हम लोग कह सकते हैं ए जो है सी के भी बराबर होगा, ठीक है। तो ये कौन सा एग्जाम से बताता है, तो ये जो है आपका थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम इक्वल टू वन, तो फर्स्ट एग्जाम जो है वो बताता है कि सेम थिंग का इक्वल है, तो सेम थिंग का इक्वल है तो दूसरे थिंग का इक्वल होगा, तो ये भी दोनों आपस में इक्वल होगा, राइट। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। विद दिस हम लोगों ने इस चैप्टर को कंप्लीट कर लिया। थैंक यू, बाय बाय, and if you haven't subscribed our channel then please subscribe and like this video and support us as much as you can so that we can take much and much video for you with more and more clarity concept.